नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जायज़ा लेते हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जायज़ा लेने का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये समझना है कि जब भी आप शेयर किसी कंपनी का ख़रीदने लगें तो उसकी डिक्लेरेशंस को कैसे हम एनालाइज करते हैं ताकि हम एक प्रूडेंट जो है वो डिसीजन ले सकें। उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये कि मेरा कोई नेटसोल में इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरे शेयर्स मेरे पास नेटसोल के शेयर्स नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हूँ, और ना ही मैं कोई नियर फ्यूचर में नेटसोल के शेयर्स खरीदने का इरादा रखता हूँ। और यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो प्योर एकेडमिक डिस्कशन होगी, और इसका ये मकसद भी नहीं है कि अगर आपके पास नेटसोल के शेयर्स हैं तो आप उनको बेच दें, या अगर आपके पास नेटसोल के शेयर नहीं हैं तो आप उनको ख़रीद लें। इसके अलावा भी हम दूसरी कंपनीज का भी जायज़ा लेते रहेंगे कि वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं। कुछ चीज़ें हम जो है वो इस वीडियो में समझेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट्स होते हैं वो हम दूसरी वीडियोस में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर इस वक्त मार्केट में कैसे किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न है, और कैसे हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू। जी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अगर हम देखें, ये आज 19 मई 2021 को सुबह जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो नेटसोल टेक्नोलॉजीज के शेयर में थोड़ा सा डिप आया है, और ये जो है इस वक्त 139 रुपीस पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम इस यहाँ से ऑब्जर्व करें कि पिछले 6 मंथ्स में क्या ट्रेंड रहा है, तो हम देख सकते हैं कि दिसंबर में जो है वो काफी डाउन था नेटसोल टेक्नोलॉजीज, लेकिन अचानक इसने एक पीक ली और 300 को टच किया, और अभी ये दोबारा जो है वो अराउंड 139 140 150 के अराउंड जो है वो ट्रेड हो रहा है पिछले चंद दिनों से। देखते हैं यार, ये पीक क्यों आई थी, और क्या वजह थी, क्या उसकी कोई सॉलिड रीजन थी, क्योंकि इतनी जल्दी किसी शेयर में पीक आना और फिर अचानक दोबारा ऑलमोस्ट उसी जगह पे पहुंच जाना, ये थोड़ा सा अलार्मिंग भी होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे कई लोगों से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत हो गया, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी पॉइंट पे सेल कर रहे हैं जिनमें उनको सेल नहीं करना चाहिए, और ये टाइम होल्ड करने का था जबकि वो सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने से पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कि जो है और जो इसकी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो चंद रेशियोज हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि जो एक साल में जो शेयर की प्राइस है वो अराउंड 204% जो है वो इंक्रीज कर गई, तो इसका मतलब बहुत मेजर जंप आया है। लेकिन YTD चेंज मींस 1 जनवरी 2021 से अभी तक इसका 29% इसकी कम भी हुई है। तो ये शो कर रहा है कि अभी इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो भी काफी तेज है, और जो ऊपर गई थी ये भी काफी तेजी से ऊपर गई थी। इसके अलावा अगर हम 52 वीक्स का की रेंज चेक करें तो ये भी बहुत बड़ी अजीब सी है कि शेयर जो है वो 44 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, और रेंज जो है वो 304.75 तक गई है इसकी। तो मतलब ये भी इसका मतलब है कि इस कंपनी ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कंपनी और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनमें काफी जल्दी पीक आती है, लेकिन ये पीक से नीचे आना जो है वो ये थोड़ा ये हमारे लिए वैसे अगर हम जब ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी शेयर का तो ये हमारे लिए कंसर्न होता है। वॉल्यूम आप इसलिए देखते हैं कि जब आप कोई भी शेयर बेचना चाहें तो आपको पता चले मार्केट में खरीदार, मार्केट में हर वक्त बायर मौजूद रहता है, इसके बारे में वरीड नहीं होते, तभी उसे मार्केट कहा जाता है कि बायर मौजूद हो। लेकिन जब आप कोई खरीदना चाहें तो अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर्स लोग जो है वो होल्ड कर लेते हैं, उनको सेल नहीं करते, क्योंकि वहां पे डिविडेंड अच्छा आ रहा होता है, वो कहते हैं स्टेबल कंपनीज हैं तो वो शायद आप खरीद ना सके। लेकिन जिनका वॉल्यूम काफी बेहतर होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो आप जब भी मार्केट में जाएंगे उनको इजीली बेच सकेंगे, या वो शेयर जो है वो इजीली खरीद सकेंगे आप। इससे जब भी आप एनालिसिस शुरू करते हैं तो आप कंपनी प्रोफाइल देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है। ये चीजें मतलब जरूरी नहीं है, ये सब्जेक्टिव है।
कभी बहुत पुरानी कंपनीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी हों, और बहुत नई कंपनी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। लेकिन थोड़ा सा एक आपको फेयर आइडिया देता है कब से मार्केट में मौजूद है। जितनी कंपनी पुरानी होती है उतना आप लोगों का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये 1996 में नो डाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। अच्छा, कुछ और चीजें जो आपने ऑब्जर्व करनी है, आपने ऑडिटर देखना है कि इनका ऑडिटर क्यों है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर डायरेक्टर्स या कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर्स का की इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करे, या जो रेगुलेटर है एसईसीपी उसकी भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो जो शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करे। लेकिन ऑडिटर की क्या रेपुटेशन है, ये कैसा ऑडिटर है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बिग फोर कंपनीज हैं, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं है कि जो इसके अलावा हैं वो ऑडिटर सारे ठीक नहीं है। कुछ हम ऑडिटर की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि ऑडिटर कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कि कोई बाज़ रिपोर्ट्स होती है जहाँ पे ऑडिटर कहता है कि उसको थोड़ा लगता है कि यार यहाँ पे जो है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, तो वो एक रिपोर्ट देता है जिसको हम क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। कि वो हम देखते हैं कि ऑडिटर को कैसे हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर बिग फोर हो तो वो थोड़े थोड़े ज्यादा रिलायबल समझे जाते हैं। नो डाउट अभी जर्मनी में एक फ्रॉड हुआ है, वो एक बिग फोर कंपनी उसकी ऑडिटर थी, और वो वहाँ पे ये एक शोर मचा हुआ है कि अगर केपीएमजी ने इनका ऑडिट किया था तो उसने बताया क्यों नहीं, और इस चैनल पे वो वीडियो मौजूद भी है। आप उसको देख भी सकते हैं। अच्छा, इक्विटी प्रोफाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी प्रोफाइल ये बता रहा है कि इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% है। फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि इतने शेयर जो है वो मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं। बाकी जो शेयर है 65%, अराउंड जो 65% है वो हैं जो इसकी कंपनीज की, अगर एक फर्ज करें कोई एक फैमिली रन कर रही है, जैसे अपेरेंटली यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा है, और है भी ऐसे ही, कि कोई गौरी फैमिली है जो इस कंपनी को चला रही है, तो ज्यादा शेयर्स उनके पास हैं। अच्छा, ये भी कोई मतलब जो भी चीजें हैं उनको एनालिसिस के डिफरेंट एंगल होते हैं, इसीलिए कोई लोग जो है वो एनालिसिस करके किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं, शेयर को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपना एनालिसिस करके खरीद रहे होते हैं। तो इसका मतलब है एनालिसिस के डिफरेंट एंगल्स हैं। तो मैं जो भी एंगल डिस्कस कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप उसको उसी तरह अप्लाई कर दें, आपने खुद सोचना है कि यार ये एक एंगल भी हो सकता है, और कोई दूसरा। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आपको डिफरेंट एंगल्स से चीजें बताऊं कि कैसे होते हैं। बाज लोगों का ये ख्याल है कि अगर फ्री फ्लोट ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो ज्यादा आजाद है, ट्रांसपेरेंट है, डायरेक्टर मार्केट से आ सकते हैं, और हो सकता है कि जो एक फैमिली का उसके ऊपर होल्ड नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि अगर एक फैमिली का होल्ड है और फ्री फ्लोट कम है, तो वो फैमिली जो है वो अपनी इंटरेस्ट का इसमें ज्यादा वाच करिए, तो इसी हिसाब से जो कॉमन शेयर होल्डर है उसको भी फायदा पहुंचेगा। बहरहाल इसका फ्री फ्लोट जो है 35% है, इसलिए हमें पता चला कि मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो एक ही कंपनी के पास है इसकी, या फिर एक ही फैमिली के पास है। फाइनेंशियल्स देखते हैं यहाँ पे। ये जो फाइनेंशियल्स हैं ये एनुअल आ रहे हैं, और ये है क्वार्टरली, शायद ऐसे नहीं आएगा। एनी एनुअल जो है इसको हम चेक करते हैं। अगर हम देखें तो 3.9 बिलियन की सेल थी 2017 में। 18 में बहुत अच्छा जंप है, अराउंड 5 बिलियन का जंप आया है। और 19 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 53 होगी, मतलब 11 बिलियन का जंप है, अराउंड 25% इसकी सेल्स बढ़ी हैं। लेकिन 2020 में ये अचानक इसका कम हो गई हैं। ठीक है जी। अब 2020 में कम हो जाना, और फिर 2021 में शेयर प्राइस का इतना ऊपर चले जाना, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया। सेल्स कम होने की बेशुमार रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही वाज़ेह इंडिकेटर होता है कि कंपनी की सेल्स जो है वो बेहतर होनी चाहिए। बाकी चीजें देखे थे हम कि क्या उनका इम्पैक्ट क्या होता है, लेकिन सेल्स एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और जहाँ पे कंपनी की सेल्स कम हुई है वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत डिप कर गया है, 244 मिलियन पे आ गया प्रॉफिट। पिछले साल ये 1.2 बिलियन था। तो प्रॉफिट भी इतना कम हुआ है, और फिर भी मार्केट में इसकी प्राइस अचानक 304 तक पहुंच गई, 44 तक। तो शायद कोई न्यूज़ हो या कंपनी को कैसी इन्वेस्टमेंट हो जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हो
कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, शायद इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं खुद इसको प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जायजा लेके करें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी आस पे, नो डाउट लोग उसी में अर्न करते हैं, जैसे जिसने गूगल में इन्वेस्ट कर दिया, उसने एक रिस्क लिया, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगी जब उस गूगल में इन्वेस्ट किया गया, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, या माइक्रोसॉफ्ट में कर दिया। लेकिन एक थोड़ा सा अगर आप रिस्क को आप मीडियम लेवल पे रखते हैं और रिस्क टॉलरेंस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर बेहतर तरीका यही है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करें, थोड़ा सा आप स्टेबल रहते हैं। नो डाउट आपका रिस्क और जो रिटर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आप रिटर्न अर्न करेंगे। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। तो वो भी 13.86, मतलब एक शेयर के पीछे जो उसकी अर्निंग है वो उससे काफ़ी डिप आया, 2.73। और ये जो 2.73 है, ये इवन 2017 से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वैसे इसको ऑब्जर्व करें तो कंपनी ने 2020 में 2017 से भी बुरा परफॉर्म किया। लेकिन हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़रा जब देखेंगे तो फिर देखते हैं कि इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी डिप है। ये भी एक आम इंडिकेटर है। जब हम फर्ज करें से ये कैलकुलेट ऐसे होता है, सेल्स होती है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सेल्स पे, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये हमें ये बताता है कि अगर फर्ज किया कंपनी ने 10 रुपीज की सेल की, तो जितना वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसका कम होगा, तो इसका मतलब है कंपनी का मार्केट में नाम ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना बेहतर होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी जो चीजें जो वो बना के बेच रही है, चाहे या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है, उस पे उसका अपना एक्सपेंस कम है, लेकिन वो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी अच्छी है, या मार्केट की रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो लोग जो है वो महंगे दामों खरीदने पे तैयार हैं। 2018 में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 45% के करीब। जिसका मतलब ये है कि कंपनी अगर कोई चीज़ सर्विसेज 5 रुपए की थी, तो वो 5 रुपए सर्विसेज है 10 रुपए की बेच रही थी। लेकिन यहाँ पे आके डिप है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन फिर इसके ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस निकाल के हम जब नेट प्रॉफिट में निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करते हैं, तो हमारा ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। ये भी बहुत, इसमें भी डिप है, 24% पे जा रही थी कंपनी अच्छी भली, और अचानक 5% पे आ गई। और ईपीएस ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, 80%, जैसे ये कम हुआ है, तो ज़ाहिर 13 से 2.73 पे है, तो ये नेगेटिव में हो गई। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो है ये 0.23 है। इस ईपीएस पे तो वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, लेकिन पीईजी पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये इसका क्वार्टरली पे आउट है। क्वार्टरली तो नहीं है, ईयरली। इसका मतलब है कि डिविडेंड पे करी है कंपनी। 30 जून इसकी क्लोजिंग डेट है, और एक साल की जो फाइनेंशियल ईयर है इसका, तो 30 जून 2018 में इसने पे किया, 17 में किया, जो भी डिविडेंड परसेंटेज ऑफ शेयर, जैसे 25% मीन्स कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर इनिशियली 10 रुपीज़ का था, तो उसे 2.5 रुपये जो है वो डिविडेंड दिया। तो ये तो हमें अभी पता चला कि यार 2020 में कोई खास कंपनी में कोई पॉजिटिव ऐसी चेंज नहीं आई। अभी हम 2021 में देखना चाहिए हमें, क्योंकि क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करती हैं कंपनीज। लेकिन मेरे ख्याल में 2021 देखने से पहले हम जरा 2020 का जायजा लें कि यार 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई क्यों इतना कंपनी में जो है वो डाउनफॉल आया था। अच्छा, अगर हम 2020 का इसकी स्टेटमेंट्स ये हैं जी, 2020 की स्टेटमेंट्स, और इसको हम देखते हैं कि ये कैसी हैं। अच्छा, जब भी आप स्टेटमेंट देखने लगे, तो मेरा तरीका ये है कि पहले मैं ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि अभी हम थोड़ा इसको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक एक्सचेंज में,
तो हम देखते हैं थोड़ा इसी सीक्वेंस से चलते हैं ताकि आप बिल्कुल कभी आगे कभी पीछे जाने से कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, पहला पेज ही हमें ये बता रहा है कि ये कंपनी तो जनाब यूएसए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना और ऑस्ट्रेलिया और यूके और पाकिस्तान काफी जगहों पे है। लेकिन आगे चल के जब हम देखते हैं क्योंकि पहले मैंने एक दफा देखी है इनकी स्टेटमेंट्स, तो ये इंडिपेंडेंट कंपनी है। यूएसए जो है नो डाउट इसकी पेरेंट कंपनी है, लेकिन ये कंपनी इंडिपेंडेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यूएसए वाली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये जो यूएसए में इसकी डिक्लेरेशन है वो इनडायरेक्ट इसको बेनिफिट पहुंच सकता है पाकिस्तानी कंपनी जिसके शेयर हम जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है इस कंपनी को। इसी तरह अगर इंडोनेशिया में जो कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो ये वाली नेटसोल नहीं है, इसकी एसोसिएटेड कंसर्न। एसोसिएटेड कंसर्न ये होती है जहाँ पे डायरेक्टरशिप कॉमन हो, या एक दो और भी उसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि डायरेक्टर्स कॉमन है। मतलब अगर गौरी फैमिली पाकिस्तान में इसको ओन कर रही है तो यहाँ पे जकार्ता में और बैंकॉक में भी यही ओन कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी अगर बैंकॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नटसोल जो पाकिस्तान है जो यहाँ पे हम मूव करें तो ये भी मतलब ये भी इक्वली गुड हो। इनडायरेक्ट नो डाउट एक ब्रांड है तो इनडायरेक्ट फायदा हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप ये समझ लें कि ये जो चीजें हैं इसका कोई बेनिफिट ऐसा सच हमें डायरेक्ट नहीं है। अच्छा जी, ये इनकी स्टेट में वर्ल्ड टॉप एसेट फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी है। तो जब आपको पता चला ये कंपनी क्या काम कर रही है तो आप जरा थोड़ा सा आपको भी पता है कि लीजिंग का ट्रेंड क्या जा रहा है, या थोड़ा सा आप सर्च कर लेते हैं कि लीजिंग का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है दुनिया में, ये कैसा चल रहा है, और इस कंपनी का जो है वो फिर उसी हिसाब से मतलब ये आप फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं। जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो 69 पे है, ऑलमोस्ट यहीं से शुरू होगी यहाँ पे, लेकिन कुछ हम देखते हैं हो सकता है कंपनी से अपनी शेयर्स खुद अपनी खुद जो है वो की हो, बताया हो कि यार क्यों हमारे में इतना जो है वो चेंज आई है। थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस को थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इस तरह ना हो कि आप बिल्कुल इसमें उलझ के रह जाएं। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज में 2005 में गई है तो मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पे ये नहीं है 15-16 साल से, लेकिन 1996 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बन गई थी। अच्छा जी, आगे जरा हम चेक करें, तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि हमारे ऑफिस डिफरेंट हैं लेकिन ये डिफरेंट कंपनीज हैं। जरा सीईओ का मैसेज देखते हैं कि वो क्या कहते हैं अपनी कंपनी के बारे में, वो कितने होपफुल है और वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्यों हमारा जो है वो 2020 में अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं थी। ठीक है जी। हम्म, चलें जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम फाइनेंस एंड लीजिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड हमारा है, और इंक्लूडिंग ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं वो भी कस्टमर हैं नेटसॉल की। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई ये कंपनी और यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, और इसने माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो किया कि ये दुनिया में जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो या अपने सॉफ्टवेयर जो है वो बेच रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन है, और कंपनी का ऑफिस जो है वो यहाँ पे है, और ठीक है, इस साल इस शेयर की ने ऐसे मूव किया, यानी पिछले साल ये थे। आखिर में जून 20 में 49 रुपीज़ का था, शुरू में 58 से शुरू हुआ, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50 रुपीज़ के अराउंड जो है वो चलता रहा, 55, 56 या 60 भी क्रॉस कर लिया उसने। ठीक है, और चूंकि मार्केट वॉलेटाइल थी पिछले साल कोविड की वजह से, तो ये भी थोड़ी सी इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए।
अच्छा जी, अब ये अगर हम देखें तो 2019 में 5.3 बिलियन रेवेन्यू था, और यहाँ पे 4.7 बिलियन इनका रेवेन्यू। और अदर इनकम होती है जो कंपनी का जो ऑपरेशंस है उसके अलावा जो वो इनकम अर्न करती है। तो अदर इनकम में भी 945 था, 481 जो है वो इसका डिप आया है। ठीक है। सैलरीज जो है वो 2.5 सैलरीज तकरीबन ये नहीं सेम ही दे रही है, कोई खास नहीं बढ़ी, क्योंकि सर्विस सेक्टर में मेजर एक्सपेंस जो है वो सैलरीज का होता है। मार्केटिंग का भी एट टाइम्स होता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपेंस जो है वो सैलरीज के ही होते हैं। समरी हम बाद में देखते हैं। रेशियोज, हाँ रेशियोज इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कि कितनी इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न आ रहा है ये भी कम हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी कम है। इसका मतलब ये कि 2020 में इसकी परफॉर्मेंस कंपनी की इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी कोई रीज़न होगी, आगे रीज़न देना ज़रूरी है शेयर होल्डर के लिए। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या रीजंस हैं। अच्छा जी, ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है। ठीक है जी। और ये कहते हैं कि इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, सिस्टर कंसर्न को ज़्यादा प्रोवियन सक्सेसफुल एनएफएस एसेंट होलसेल प्लेटफॉर्म इन चाइना। चाइना में ये एक्सपेंड कर रही है कंपनी जो इनकी सिस्टर कंसर्न है। और यहाँ पे बेसिकली ये लाइसेंस सेल कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहे हैं हम अगरचा कंडीशन टफ थी, लेकिन रेवेन्यू हमने जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उसके मुताबिक हमने अपने रेवेन्यू को अचीव कर लिया। ठीक है जी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सही है हम। और फ्यूचर आउटलुक ये कह रहे हैं कि फ्यूचर आउटलुक भी हमारी जो है वो बेहतर है, ये इनका कहना है। सही है जी। ज़रा देखते हैं आगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। और उर्दू और इंग्लिश दोनों में डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देना जो है वो ज़रूरी है। ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये, हाँ, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जो कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही होती हैं वो ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करें। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड या एनर्जी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन के जो कुछ जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, या जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी जो है वो ज़्यादातर कंपनीज आप देखेंगे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो सारे जो हैं वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये चाहिए आगे जी ऑडिटर रिपोर्ट। और ऑडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें वो कह रहा है कि ये कंप्लाइंस कंपनी कर रही है जो भी लॉज हैं। ठीक है जी। यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, और इसके बाद शेयर होल्डिंग। हाँ, शेयर होल्डिंग हम चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग ये ज्यादातर जो फ्री फ्लोट है, तो लोगों के पास 1000 to 5000 शेयर हैं। ठीक है। यहाँ पे होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब ज्यादा शेयर होल्डर्स 1108 जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करें। और इसके बाद जो है वो 218 ऐसे हैं जिनके पास 5000 से लेके 10,000। देखते हैं आगे, देखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन वाला इनकी शेयर होल्डिंग है या नहीं है। अ, अच्छा, ये है जो वो शेयर होल्डर। अच्छा, गवर्नमेंट के शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के पास अगर शेयर्स हों तो वो भी आप फ्री फ्लोट में नहीं आते। अच्छा, ये जो गौरी फैमिली है, जैसे हम देख रहे थे, तो उनके पास है ज़्यादा शेयर्स। और इसके बाद जो इस कंपनी के 66% शेयर्स हैं, गौरी फैमिली के पास तो चलें 1% और कुछ 0.26% और ऐसे चल रहे हैं। लेकिन 66% शेयर जो हैं वो इसकी पेरेंट कंपनी कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, जो यूएस बेस्ड जो कंपनी है उसके शेयर्स हैं इसमें 66%।
लेकिन हम ये देखें कि यूएस में अगर बहुत अच्छी कंपनी ये परफॉर्म कर रही हो नेटसोल टेक्नोलॉजीज, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा इस कंपनी पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे भी वैसा ही इम्पैक्ट आएगा। तो ये ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? नेटसोल टेक्नोलॉजीज की है, और ऑफ कोर्स नेटसोल टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर अगेन फिर ये होंगे। ठीक है, शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर्स यही होंगे। तो इसलिए एसोसिएटेड कंसर्न है। ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं, ये भी हमने देखते रहनी है। ठीक है जी। अच्छा जी। कुछ कंपनीज भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ बैंक्स ने किया हुआ है ये शेयर्स। कुछ 1.3 मिलियन जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो ये भी जब हम देखते हैं कि अगर काफी सारी कंपनीज किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं, जहाँ पे जैसे ये कैसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, तो वहां पे अगर या इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो उस कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि हम कितना जा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उससे भी पता चलता है कि कंपनी जो है वो क्या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है जी। ठीक है जी। या कितना वो रिलायबल है, वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर अभी की स्टेटमेंट देखते हैं, ताकि हमारे पास, अच्छा हाँ, ये देखें, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई है। इसमें इसने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि कुछ हमारी ओपिनियन जो हैं जिनके बारे में हम थोड़े से कंसर्न्ड हैं। ये क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ये हुआ है, ये रिलेटेड पार्टी से। अब ये कह रहा है कि मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि रिलेटेड पार्टीज का रेवेन्यू, मतलब हम इसको नहीं, नेटसोल की नहीं कह रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि होता है रिलेटेड पार्टी आपकी ही अपनी ही कंपनी है, तो उसको आप सर्विसेज सस्ती या महंगी बेच के वहां पे अपना बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है, मतलब होता है कंपनीज में। तो लोग थोड़ा कंसर्न होते हैं कि यार, ये फर्ज करें मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ 100% का, दूसरी कंपनी है जिसमें मैं 50% का शेयर होल्डर हूँ, 50% जनरल पब्लिक के पास है। ठीक है। तो अब जो चीज मार्केट में 10 रुपीज की बिक रही है, अगर मेरी वो कंपनी जो जिसमें मैं 50% का मालिक हूँ, वो अगर उस कंपनी को जिसमें मैं 100% का मालिक हूँ, उसको 5 रुपीज की दे दे, तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको थोड़ा नुकसान हो जाता है, और बेनिफिट मैं ले गया अपनी कंपनी में, जहाँ मैं 100% मेरी शेयर होल्डिंग है, कि मुझे एक चीज जो मार्केट से 10 की मिलनी थी, वो अपनी ही दूसरी कंपनी से 5 की मिल गई। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न होता है, वो हम देख रहे होते हैं कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या है। तो इनको भी थोड़ा, ऑडिटर को भी कंसर्न लगा कि ज्यादातर इनका रेवेन्यू जो है वो रिलेटेड पार्टीज से आ रहा है, या ज्यादा ट्रांजेक्शन है। ट्रेड डेट्स में भी थोड़ा सा है कि ये नोट जो है वो ये, अच्छा, ये फिर उनका जवाब है, कैसे एड्रेस किया। डायरेक्टर्स ने बताया कि हमने ऐसे एड्रेस किया इस इशू को। ठीक है जी। तो ये ऑडिटर की रिपोर्ट भी पढ़ने वाली होती है कि वो कहाँ पे कंसर्न्ड है, अपनी कहाँ पे क्या फाइंडिंग्स दे रहा है। ठीक है जी। जनाब, ये आ गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या बैलेंस शीट आप इसे कह लें। करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इसी तरह आगे लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और फिर जो है वो इक्विटी है। अच्छा, ये कंपनी के जो एसेट्स हैं, अगर हम टोटल एसेट्स देख लेते हैं, तो 9 बिलियन के करीब ही है। तो कोई खास कंपनी ने एक्सपैंड नहीं किया कि हम ये कहेंगे कंपनी कहीं एक्सपेंशन में जा रही है, अपने एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रही है, या नए सॉफ्टवेयर कुछ उस पे इन्वेस्टमेंट उनकी ज्यादा है। आगे हम देख भी लेते हैं, इंटेंजिबल तो कम हुए हैं। ठीक है। तो ये नोट्स इन्हें कहते हैं, नोट्स हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। ठीक है। बल्कि हम नोट्स वो वाले देख लेंगे जो अभी इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट आई है, ताकि हमें पता चले कि क्यों ये जंप कर गए थे, कोई रीजन थी या नहीं थी जो शेयर प्राइस जंप किया। इसके बाद अगर हम देखें, बाकी चीज़ हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है जी। ये लाइबिलिटीज भी ज़रा वही है, एसेट्स है वो लाइबिलिटीज के बराबर आते हैं। और यहाँ पे हाँ, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बढ़ गई है। फाइनेंसिंग उन्होंने किसी से लिए, देखते हैं क्या से लिए उन्होंने फाइनेंसिंग, और क्यों लिए। जब एसेट नहीं बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसी फाइनेंसिंग को यहीं पे वो पे कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे शायद ये जो थ्री शॉर्ट टर्म, हाँ, ये जो करंट पोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज है 103, क्योंकि अभी उन्होंने देना है ना, पे ऑफ करना है, तो करंट लाइबिलिटीज में आ गया, इसी साल इन्होंने पे ऑफ करना है। तो फिर ये इन्होंने फाइनेंसिंग करके यहाँ पे इधर ही पे कर रहे हैं। ठीक है। अपेरेंटली ये लग रहा है, क्योंकि एसेट्स में कोई खास इजाफा नहीं है। ये मैं यहाँ उन्होंने लोन लेके कोई एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया। बाद जब हम कोई ऐसी कंपनी देखेंगे जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उनके एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है जी।
अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम हुआ है, ठीक है यार। सॉरी, सेलिंग एक्सपेंस भी कम हुए हैं, अगर सेल कम हुई है तो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं कम हो रहे, ये बढ़ गए हैं थोड़े से। ठीक है, तो मतलब इतना एक्सपेंस करके अगर इतना सेल्स हो रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अभी तकरीबन उतने एक्सपेंस करके सेल्स कम हो गई है। ठीक है, हम सेल्स का भी देखेंगे, सेल्स का जायजा लेंगे 28 में क्या है, लेकिन हम चले वो दूसरी स्टेटमेंट में देख लेते हैं। हम्म, चलें जी। और यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी इस साल बढ़ गई है। ठीक है, मतलब लोन, ये 48 बिलियन, सॉरी 48 बिलियन हो गई है हमारी जो लोन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अम, कुछ हम नोट्स देख लेते हैं और कैश फ्लो को भी हम बाद में चेक करते हैं, कैश फ्लो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नोट्स में अगर हम देखें तो कंपनी नोट वन हमेशा यही होता है कि कंपनी का बताया जाता है कि ये है क्या। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। ये जो हमारी कंपनी है, इसका मतलब जो हम नेट सोल हम देख रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको नेट सोल का कोई तो और कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और ये जो जैसे हम कह रहे थे, नेट सोल टेक्नोलॉजीज यूएसए जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, कुछ एक दो चीजें हम देख लेते हैं, हम इसको ज्यादा वो नहीं करते, बोरिंग नहीं बनाते। और थोड़ा सा अगर हम नोट्स चेक करें यहाँ पे, किसी कोई एक दो नोट चेक कर लेते हैं। ये आपने देखना इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स वगैरह क्या चल रहा है कंपनी का। ठीक है, तो हम देखें अगर यहाँ पे कि एसेट्स क्या हैं इनके। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि एसेट्स में कोई खास एडिशन सच नहीं है, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये डिलीशन है। ये भी देखनी होती है गाड़ियां यार किसको सेल की है इन्होंने, कहीं मतलब क्या कंपनी पॉलिसी थी और किनको सेल कर दी। क्योंकि बुक वैल्यू पे गाड़ी फर्ज करें, एक जब 1 मिलियन की ली, उसकी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, जब वो 100,000 की रहेगी, तो हो सकता है बुक वैल्यू पे डायरेक्टर ने खुद ले ली हो। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है यार कि डायरेक्टर खुद ही तो नहीं हुई, क्योंकि हम भी जो शेयर होल्डर होता है वो भी कंपनी का मालिक होता है। मालिक जितने शेयर उसके पास है वो उतना उस कंपनी को ओन कर रहा होता है, तो उसे अपनी चीजें देखनी होती हैं। एयर कंडीशन भी तो यहाँ पे देनी चाहिए इन्हें, और यकीनन दी होगी कि हमारी हमने किनको सेल की। हाँ, ये व्हीकल देखे ना, कंपनी पॉलिसी है, ये एक एम्प्लॉय को मिली है, ये भी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। कि कंपनी पॉलिसी है जिसके मुताबिक, और पॉलिसी आप देख भी सकते हैं उनकी, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी आपकी पॉलिसी है अगर आप शेयर होल्डर हैं तो। ठीक है, तो इस तरह व्हीकल्स जो ज्यादातर कंपनीज को ही दे रहे हैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है जी। इमूवेबल एसेट्स ये हैं जो लैंड और प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मुझे लगी है एक नज़र में, कि कंपनी, अच्छा ड्यूरिंग फिजिक टू से पुरानी बात हो रही है। कंपनी एंटर्ड इन एग्रीमेंट विद WRLD3D, a गेमिंग एंड 3D मैपिंग कंपनी, टू परचेज इतने प्रेफरेंस शेयर्स इस वैल्यू के। ठीक है जी, मेजॉरिटी थ्रू प्रोविजन ऑफ आईटी सर्विसेज। ओके, आईटी सर्विसेज दी और ये शेयर्स ले लिए। तो ये अच्छी बात है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसको डिविडेंड आएगा, जो नेट सोल है। ठीक है, कि ये ट्रेड डेट्स है। और हाँ, ट्रेड डेट्स देखें हम, जिसके बारे में ऑडिटर ने भी बताया कि नेट सोल टेक्नोलॉजीज थाईलैंड को से कंपनी ये ले रही है, मतलब कंपनी के पैसे नेट सोल थाईलैंड ने नेट सोल पाकिस्तान के देने हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कंपनीज ने सारी नेट सोल की आप समझ लें कि एसोसिएट्स है, डायरेक्टर्स एक है, तो इन्होंने इस कंपनी के काफी सारी अमाउंट देनी है। ठीक है, और 156 मिलियन लॉस हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद करेंसी फ्लक्चुएट की है या पता नहीं क्या वजह है, एक्सपेक्टेड लॉस भी आ रहा है। ठीक है जी। और ये हम्म ये है रहता है कि 1.4 बिलियन इसने वो लेने जो 6 महीने से भी पुराने हो गए। अच्छा जी। अ, ठीक है जी, अभी हम ये भी सारी ड्यू है रिलेटेड पार्टीज से। इसके अलावा बाकी चीजें हम दूसरी जो हम स्टेटमेंट है जिसको हमने देखना है,
उससे देख लेते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट में जो मार्च में है क्या कोई खास इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, जो लोगों ने इतना इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी। अगर हम ये वाली शायद इस जो क्वार्टर की जो स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं। बाकी तो तकरीबन सेम है, ऑन ऑडिटेड है, ज़ाहिर है उन्होंने देनी थी क्वार्टरली, तो उन्होंने अभी ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, ये अब हम देखते हैं कि ये देखें जनवरी टू मार्च पिछले साल 1.1 थी सेल्स, इस वक्त 1.2 बिलियन है, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर हम जुलाई टू मार्च यानी 9 मंथ्स का लें तो ये इस साल और कम हो रही है, 3.7 से 3.6 हो रही है। कोई शायद मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों लोगों ने 300 तक शेयर प्राइसेस की चली गई, शायद कोई न्यूज़ थी या पता नहीं, आगे देखते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। इनकम भी, ओ अच्छा, अदर इनकम भी तकरीबन 33% डाउन हो आ रही है। और प्रॉफिट 289 मिलियन से पिछले 9 मंथ्स में इस साल तो 137 आ गए, तो ये तो काफी कम है। और जो शेयर है वो 1.68 थी अर्निंग, बेसिक और डिल्यूटेड जो है वो 1.68 ही थी, लेकिन यहाँ पे अब 0.86 आ गई, ये भी कम हो रही है। हम्म। तो इन्वेस्टमेंट शायद कोई ऐसी, या कंपनी का कोई ऑपरेशन ऐसे बड़े हैं जो लोगों ने उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ज़रा चेक करते हैं कि क्या कोई रेवेन्यू का स्ट्रक्चर, देखते हैं रेवेन्यू का स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज हो गया कोई। जैसे 14 नोट है तो हम चलते हैं 14 नोट पे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे पीछे चलते होते हैं। अभी तो हम सीक्वेंस से इसीलिए चल रहे थे कि शायद आप को मैं समझ रहा हूँ कि आप नए हैं, लेकिन वैसे हम ऐसे ही चलते हैं कि रेवेन्यू देखा फिर दूसरी चीज़ें देखी। ओके, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि लोकल रेवेन्यू जो पिछले साल 10 मिलियन था, इस साल जीरो है। इसका मतलब लोकली इन्होंने सेल बंद कर दी हैं, अब खाली एक्सपोर्ट हो रही है। और जितने की पिछले साल एक्सपोर्ट की उतने ही इस साल की हैं। ओके, तभी भी रेवेन्यू शायद थोड़ा सा डिप आ रहा है कि वो लोकल सेल्स जो है वो नहीं हो रही, जो पहले इनकी लोकल सेल्स चल रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या कोई मेजर चेंज है जो अपेरेंटली हमें लगे कि यार ये थोड़ी सी हमें चेक करनी चाहिए। यहाँ पे देख लें पहले इसके एसेट्स। एसेट्स कम हुए हैं, वो शायद डेप्रिसिएशन या amortization चार्ज की होगी, इसलिए शायद कम हो गए। ये बढ़ गए हैं, हाँ ये अलार्मिंग है। अब ट्रेडर्स अगर दोबारा एसोसिएटेड कोई बढ़े जा रहे हैं तो ये क्या बात हुई। नोट 8 चेक करते हैं ट्रेडर्स किन को बढ़े हैं। क्या दोबारा जो बड़े हैं वो अपनी एसोसिएटेड कंपनी ने इनके देने हैं, वो भी नहीं पेमेंट कर रही। हाँ, एसोसिएटेड कंपनी को है 1.2 से 1.9 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेड डेट्स बढ़ रहे हैं वो एसोसिएटेड कंसर्न को ही बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि सही नहीं है। आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये ठीक हो। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अच्छा जी, डिविडेंड इनकम भी नहीं आई जहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो पिछली बार डिविडेंड दिया इन्होंने, इस दफा कोई इनकम नहीं है डिविडेंड की। ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम डिटेल से करेंगे, ठीक है जी, बाद में। तो अपेरेंटली मुझे कोई ऐसी रीजन लग नहीं रही, शायद कोई इनकी, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। कोई न्यूज़ होंगी ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट आई, या कहीं पे कुछ चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन कोई ऐसा रेवेन्यू तो नहीं बढ़ गया जो हमें लगता है। ओके, नहीं को खास तो नहीं पता चल रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कंपनी का जो शेयर है वो एकदम जंप करें, और इसीलिए वो फिर एकदम जो है वो शायद डाउन भी हो रहे हैं। ठीक है जी, कुछ एक और थोड़ा सा व्यू लेते हैं 1 मिनट का, और फिर हम बाद में किसी और कंपनी का जायजा लेंगे इसी तरह।
कोई भी आपको पता आपका क्वेश्चन हो या आप को लगे या आप सजेशन देना चाहें कि क्या हम ऐसे इसी तरह कंपनी का ओवरव्यू करते रहें, या आपके वैल्यू एडिशन हो रही है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, या उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रही या आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक से जो है वो मैं बेहतर फैसला कर पाऊंगा कि मज़ीद वीडियोस में क्या चीज़ें ऐड की जाएं और क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस ना की जाए। और इसके अलावा क्वालिटी भी बताइएगा कि क्या इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये तकरीबन चीज़ें हैं। बाकी कंपनीज में हम डिफरेंट और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगे तो 1-2 साल की स्टेटमेंट्स ज़रूर चेक करें। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूज़ या ज़्यादा जो मार्केट में बातें चल रही होती हैं उन पे बिलीव करते हैं। कुछ लोग स्टेटमेंट्स देख के करते हैं। तो मतलब जिस पे भी आप यकीन करें, स्टेटमेंट आप जरूर देख लें। हो सकता है आपको अचानक पता चले यार कि एक्सक्यूज मी, आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा जो है वो लीजिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है। तो हो सकता है आप आज इन्वेस्ट कर दें बगैर इसके देखे भले कि इनका लीजिंग का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ रीजन होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ ये नहीं होगी हर्ड मेंटेलिटी का भी हमने जिक्र किया रिस्क टॉलरेंस की वीडियो में। ये नहीं कि हर्ड मेंटेलिटी में आप कहें जी बस यार लोग ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, और फिर आप उस पॉइंट पे लें कि देखें जिसने अगर हम अभी देखें तो 1 साल में इसका शेयर प्राइस देखें तो यहाँ पे जिसने पीक पे लिया, ठीक है, 276 का, वो तो इस वक्त देखें उसके तो 50% रह गई। या मतलब यहाँ पे भी अगर लिया तो फिर भी काफी कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक बढ़ना शुरू हुई प्राइस और फिर अचानक यहाँ तक गई और फिर अचानक, अचानक तो नहीं, विद इन 5-6 मंथ्स जो है वो दोबारा उसी पे आ गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं कि हमें जब तक अच्छा एनालिसिस नहीं आएगा हम अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जब अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा ट्रस्ट नहीं रहेगा। हम ये समझेंगे कि शायद स्टॉक एक्सचेंज में सारे लोग डूबते हैं। ऐसा नहीं है। जब आपको पता नहीं है और आप हार्ड मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं तो फिर नुकसान होना जो है वो आप उस पर ये नहीं कह सकते कि मेरा नुकसान हो गया है, तो क्यों हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।